गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 4C के साथ पुनः आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। मैं सुशील कुमार अपने नेट एजुकेशन के चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू अगर हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि आप 15 से 20 दिन के अंदर हम टोटल सिलेबस लगभग समाप्त कर देंगे और आप लोग इसी तरह से बने रहिए। जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। और 4C के अंतर्गत हम मुख्य रूप से देखते हैं कि सेवाकालीन शिक्षा, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की बात होती है। सर्वप्रथम देखा गया है कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स और स्कोप, ये मुख्य रूप से सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्टिव्स को, नीड्स को और स्कोप को जानना है। तो बेसिकली सबसे पहले सेवाकालीन शिक्षा की बात करते हैं। तो सेवाकालीन शिक्षा क्या है? जब हम पहले से जैसे मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन, एमए, एमएड, ईटीसी जो भी हम कर रहे होते हैं शिक्षक बनने के लिए, तो वह सेवा पूर्व शिक्षा है। अर्थात हम किसी भी सर्विस को, नौकरी को ज्वाइन करने से पूर्व जो हमने शिक्षा ग्रहण किया वह सेवा पूर्व शिक्षा है। परंतु अगर हम कुछ पढ़ भी रहे हैं और जॉब में भी है, अर्थात जब हम नौकरी लेने के बाद अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम पढ़ना चाहते हैं या हम अपनी गुणवत्ताओं का विकास करना चाहते हैं, एज ए शिक्षक हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम पढ़ेंगे तो हम बच्चों के अच्छा भविष्य और अच्छा बेहतर एजुकेशन दे सकेंगे। तो शिक्षकों के लिए जो शिक्षा है वही सेवाकालीन शिक्षा है, क्योंकि वह सेवा के काल में है, सेवा के समय में है। अर्थात सेवा के समय में सर्विस में रहकर, टीचर बनकर और शिक्षा ग्रहण करने की प्रणाली जो है उसे हम सेवाकालीन शिक्षा कहेंगे। स्पष्ट है? अब सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा समझ गए। अब इसकी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो समझ गए हम इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थात टीचिंग में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही इसकी मूल कॉन्सेप्ट है। सो इन टीचिंग एजुकेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन सर्विस टीचर एजुकेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन सर्विस टीचर एजुकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपने अभी देखा कि शिक्षक को शिक्षा ग्रहण करना सेवाकालीन शिक्षा है। शिक्षक को शिक्षा ग्रहण करना सेवाकालीन शिक्षा है। तो इसमें उद्देश्य क्या लगा? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, शिक्षक अपनी गुणवत्ताओं में, अपने स्किल में, अपनी बुद्धि में, अपनी योग्यता में विकास करना। तो यही उद्देश्य है। अर्थात सेवाकालीन शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए और खुद शिक्षक अपने में अपनी योग्यता को, विषयगत ज्ञान को और अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए सेवाकालीन शिक्षा दी जाती है या ली जाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स हो गया अपनी योग्यता को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, शिक्षक अपनी योग्यता को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए सेवाकालीन शिक्षा लेते हैं। दूसरा है हमारा नीड्स। अब इसकी नीड्स क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो एक ही प्रश्न है, जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तभी आप समझ रहे हैं कि टीचर एजुकेशन इन सर्विस है क्या। तो सर्विस के दौरान शिक्षा लेना, शिक्षक बनकर शिक्षा प्राप्त करना। तो शिक्षक बनकर शिक्षा प्राप्त क्यों किया जा रहा है? अपने विकास के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए, बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए। तो इसकी नीड्स क्यों हो? क्योंकि बच्चे को अच्छा शिक्षा देना है, ये इसकी नीड्स भी है। आखिर अगर हम शिक्षक हैं और अगर हम किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो हमारा समाज, हमारी एजुकेशन सिस्टम समाप्त होगी, खराब होगी। तो इसके अकॉर्डिंग यह आवश्यकता क्यों पड़ी? अर्थात एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, समाज में शिक्षा के अच्छे प्रतिमान को खड़ा करने के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर रूप देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। अर्थात इन सर्विस टीचर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ गया, इसके ऑब्जेक्टिव भी समझ गए, इसके नीड्स भी समझ गए। अब स्कोप ऑफ द टीचर एजुकेशन इन सर्विस की बात करते हैं। तो जब आप अगर प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे हैं एक शिक्षक के रूप में, तो आप जाहिर है कि आप सेकेंडरी लेवल में पढ़ाने की सोच रहे होंगे कि हम ऐसी गुणवत्ताओं का विकास करें कि हम सेकेंडरी लेवल में पढ़ें।
या अगर आप सेकेंडरी लेवल में पढ़ा रहे हैं एज ए शिक्षक, तो आप सोच रहे होंगे कि हम सीनियर सेकेंडरी लेवल में पढ़ाने की कोशिश करें, पढ़ाएं, हमें ऐसी योग्यता आ जाए, हमें ऐसा स्किल आ जाए। और अगर आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं कहीं, तो आपको लग रहा होगा कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर हायर एजुकेशन में जाकर पढ़ाएं। तो ये जो पढ़ाने की आपकी क्षमता है या आपका जो मन है, आपकी जो योग्यता आपको मांग रहा है, यही स्कोप है। अर्थात टीचर रहकर टीचर की गुणवत्ताओं में विकास करना, इसलिए एक प्रकार का स्कोप ही है, यह एक विशेष क्षेत्र है। क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र क्या है, एक प्राइमरी लेवल का, एक सेकेंडरी लेवल का और एक हायर सेकेंडरी लेवल का। तो जो जिस स्तर में उससे ऊपर उठने का काम करता है, हायर एजुकेशन में भी अगर कोई है तो वह सुपर बनना चाहता है, वो VC बनना चाहता है, वो कोई UGC का कोई हो सकता है अध्यक्ष बनना चाहता हो, चेयरमैन बनना चाहता हो। तो ये जो बातें हैं, हायर एजुकेशन में भी कोई रिसर्च करता बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो शिक्षा का कोई अंत नहीं है। ये यह मत समझ लीजिएगा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद हायर, हायर के बाद क्या करेगा। हायर के बाद बहुत सारा हायर है जिसकी क्षमता, जिसकी ज्ञान हमें नहीं है और इसे हमें लेना चाहिए। तो इसके स्कोप जो है वो विस्तारित रूप से बहुत बड़ा है। अर्थात सेवाकालीन शिक्षा जो है, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, उसे प्राप्त करना, ऑब्जेक्टिव्स है, उसे इसलिए प्राप्त किया जाता है, इसका उद्देश्य इसलिए ताकि बच्चे को अच्छा बनाया जा सके, उसे अच्छा ज्ञान दिया जा सके। आवश्यकता है क्योंकि उसको हम बेहतर कल देने के लिए और अपने आप को अच्छी योग्यता, स्किल देने के लिए इसकी आवश्यकता है। और इसका स्कोप है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। तो अब हम समझ गए। अब दूसरा बिंदु है, अब आते हैं दूसरा बिंदु पे कि अध्यापक शिक्षा की संगठन तथा इसकी विधियों की रीतियां क्या है। अध्यापक शिक्षा के लिए जो भी संगठन है उसकी विधि क्या हो सकती है। तो अध्यापक शिक्षक है और फिर शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उसकी जो संगठन होगी वो कहीं ना कहीं एक ओपन मोड में भी होगी। तो एक विधि हो गई कि ओपन मोड में एजुकेशन लेगा, क्योंकि सब दिन तो वो स्कूल कॉलेज जाएगा, तो फिर और शिक्षा लेने के लिए समय कब होगा। तो हो सकता है ओपन मोड में एजुकेशन लेता हूँ, मतलब दूरस्थ शिक्षा का उपयोग करता हूँ, एक विधि हुई। दूसरी हुई कि कभी कभी कॉन्फ्रेंस में जाकर और सेमिनार में जाकर वो अपनी स्किल का डेवलपमेंट करता हूँ। बहुत सारे ग्रुप में अपनी स्किल को, ग्रुप डिस्कशन में अपने स्किल को डेवलप करता हूँ। तो संगोष्ठी में, ओपन मोड एजुकेशन में। और उसके बाद है कि ग्रीष्मकालीन, जब हमें छुट्टी मिलता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश प्राप्त होता है, तो उस दौरान सभी लोग घूमने में रहते हैं, परंतु कुछ शिक्षक जो हैं वो अपनी योग्यता को बढ़ाने में रहते हैं। तो ऐसे शिक्षक ग्रीष्मकालीन शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे और ग्रीष्मकालीन मौसम में भी शिक्षण में लगे रहेंगे। उसके बाद है नए शिक्षक की शिक्षण विधि। जब भी कभी नए शिक्षक किसी ऐसे संस्थान में आते हैं, अध्यापक शिक्षा संस्थान में जब आते हैं, तो उसकी शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, उसको समझना, ये भी एक संगठन, ये भी एक विधि है। और खास विषयगत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे यहाँ अध्यापक शिक्षा संगठन कार्य करती है। अतः मूल रूप से देखा जाए तो अध्यापक शिक्षा के संगठन जो भी हैं, चाहे वो डाइट है या PTEC है या इस तरह के और भी कॉलेज हैं, तो ये इसकी विधियां क्या है। तो शिक्षकों को अच्छा बनाना, शिक्षक को व्यवहारिक ज्ञान देना, ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करना और कॉन्शस होकर शिक्षकों के प्रति जवाबदेही बनाना, शिक्षक को जवाबदेह बनाना, क्योंकि बच्चों के प्रति जो जवाबदेही अपना शिक्षक की गुणवत्ताओं का विकास करना। शिक्षक का जो वर्ड है, जो स्पेल है टीचर, ये टीचर स्पेल में ही छुपा हुआ है उसकी गुणवत्ता। अर्थात टीचर के पास जो गुणवत्ता है वो ऊर्जावान है या नहीं, वो इफिशियंसी है या नहीं, वो ईमानदार है या नहीं, वो चरित्रवान है या नहीं, उसमें योग्यता है या नहीं। तो ये सारी जो गुणवत्ता है टीचर का, ये सारी गुणवत्ताओं का विकास करना इन विधियों का काम ही है, इन गुणवत्ताओं का विकास करना। अब आते हैं हम तीसरा मोड में, ये जो जिला स्तर सिलेबस में है हमारा, कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की कुछ एजेंसियां हैं, कुछ संस्थान हैं जो SSA और RMSA, SSA, RMSA और SCERT, NCERT, NCT और UGC के रूप में है। तो इसे हम समझेंगे। और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने की बिंदु को, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की उद्देश्य क्या है। अभी हमने देखा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य यहाँ
सेवाकालीन अध्यापन शिक्षा का उद्देश्य यही देगा। तो ये बिंदु तो हो गया हमारा। दूसरा समयावधि क्या है, इसके लिए क्या समयावधि है। तो सेवा में रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए या तो डीएड का कोई कोर्स करेगा टीचर, या तो डीएलएड करेगा, या बीएड करेगा या बीएलएड करेगा। तो ये जो कोर्स है, डीएलएड का जो कोर्स है अगर वो 3 ईयर के लिए होगा क्योंकि एक डिप्लोमा है, और ये बीएड का जो कोर्स है ये 2 ईयर के लिए है प्रेजेंट में। अब हो सकती है इसमें संशोधन हो, ये 1 वर्ष हो, क्योंकि 2014 तक ये 1 वर्षीय था बीएड। तो यह हमारे करिकुलम जो है हमारा पाठ्यक्रम उसके अनुसार ये 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है। मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए हमें समयावधि चाहिए, जिस समयावधि में हम सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। रिसोर्स की जहाँ तक बात है कि इसके रिसोर्स क्या है, तो ये जो डाइट कॉलेज हैं या पीटीईसी कॉलेज हैं, ये पीटीईसी कॉलेज जो है प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, तो यह जो है हमारे यहाँ डाइट और पीटीईसी कॉलेज, यही तो हमारा रिसोर्स है। सेवाकालीन शिक्षा प्रदान करने के लिए ये सारे कॉलेज ही तो हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करती है। साथ ही कुछ राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो हैं, जैसे इग्नू के द्वारा भी हमें ऐसे संसाधन की उपयोग प्राप्ति होती है जो हमें सेवाकालीन शिक्षा की प्राप्ति देती है। और जहाँ तक बजट की बात है, यह बजट जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यह बजट वहन करती है, क्योंकि सेवाकालीन शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों को जो सेवाकालीन अध्यापन का कार्य कराया जाता है, तो उसमें उसे उसका जो सैलरी है, जो मासिक वेतन है, वो भी उसे प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही इसमें शिक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा भी लगभग रहता है, लगभग कुछ रुपयों से उनकी शिक्षा होती है। अतः इस तरह से देखा जाए तो बजट उस पर जो खर्च होता है यह केंद्र और राज्य सरकार के सम्मिश्रण से प्राप्त होता है। और ये बजटिंग कैसे होता है, पॉलिसिंग कैसे होता है, इसको हमने शायद इससे पूर्व के क्लास में बता चुका है, उसे आप वहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में, पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द एजुकेशन, वहाँ आप जाके इसे देख सकते हो, किसी दूसरे वीडियो में बैक में होगा प्रीवियस में। तो इस तरह से बजट और संसाधन, समयावधि और ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो यही है कि सेवाकालीन शिक्षा का ऑब्जेक्टिव यही है कि शिक्षकों की गुणवत्ता में विकास एवं बेहतर शिक्षा प्रदान करना। तो ये भी हम समझ गए। अब जिला स्तर पे जो हमारे यहाँ संस्थान है, एजेंसियां हैं, वो डाइट के रूप में, पीटीईसी के रूप में है, देख लिया हमने यहाँ। और राज्य स्तर पे जो है वो एससीईआरटी और एसबीटी, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, ये राज्य स्तर के हैं। और राष्ट्र स्तर पे ये एनसीटी और एनसीईआरटी और यूजीसी, ये राष्ट्र स्तर की एजेंसियां हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये यूनेस्को है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। अतः हमारे यहाँ जो भी संस्थाएं कार्यरत हैं वो मुख्य रूप से अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में कार्य करती है और अध्यापक शिक्षा को और बेहतर बनाने का कार्य करती है। विशेष रूप से एसएसए की बात करते हैं कि एसएसए का संगठन, क्योंकि ओवरऑल हमें जो सिलेबस में दिया गया है वही हमारे से कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा, अन्यथा पूछा तो इससे संबंध में बहुत सारा आयोग है, बहुत सारे कमीशन है, परंतु अगर देखा जाए तो जो हमारे सिलेबस में उसे विशेष रूप से आप पढ़िए। इसके अलावा जो हम बता रहे हैं, इसके अलावा आप किसी साइट पे, विकिपीडिया पे, गूगल पे जाके डायरेक्ट इसको खोल कर भी आप इसके बारे में अध्ययन करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारे से कुछ ज़्यादा ही डाटा वहाँ मिल जाएगा। परंतु ये विशेष रूप से ये हमारे तरफ से आप सुन लीजिए इसका। जैसे कि एसएसए का स्थापना जो है वो 2002 में हुआ है, 2001 और 2 भी माना जाता है। एसएसए जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, इसका पूरा नाम हो गया सर्व शिक्षा अभियान। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो मुख्य रूप से प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हुआ था। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। और इसका स्लोगन था स्कूल चले हम, या सब पढ़े सब बढ़े, इस तरह का स्लोगन था। तो इसका मूल रूप से जो स्थापना किया गया था वो प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि 2010 तक एक संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए, परंतु ये समय तो बीत गया है और ये इसमें अच्छा सफल भी रहा है। अब हम 2002 के बाद 2009 में RMSA की स्थापना हुई थी। यह राष्ट्रीय माध्यमिक
शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसका संगठन, इसका स्थापना 2009 में हुआ है। यह मूल रूप से वह प्राइमरी, ये एसएसए जो प्राइमरी एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए था, और यह माध्यमिक शिक्षा को विकसित करने के लिए था। इसमें भी 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को, इसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसमें था 14 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बहुत दुर्लभ हो चुका था इस समय में। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा को सार्वभौमिकरण किया जाए, अर्थात यूएसई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मेन एम था यूएसई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। और इसका एक एम था कि जीईआर को डेवलप करना था। जो हमारा बच्चे का उपस्थिति है, जो रेशियो है बच्चे की उपस्थिति का, वो बहुत ही कम है। तो इसका एक परसेंटेज था कि 52% से लेकर 75% तक करना था। इसके लिए समय जो है वो 2009 से 2014 तक दिया गया था कि 2014 तक में इसे 52% से 75% तक जीआर लाना है और यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन में इसे जोड़ना है। और इसके अंतर्गत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उच्चतम माध्यमिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 2020 में, क्योंकि RMSA का एक लक्ष्य 2020 तक है। वो 20 तक ये है कि 100% GER करना था। ये जो बच्चे की प्रतिशतता है स्कूल आने की, वह 100% लाना है। तो यह अच्छा क्वेश्चन है, 2020 इसका एम है, ये आ सकता है इस बार, इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट SCERT के पास चलते हैं। SCERT की जो स्थापना है वो 1998 में हुआ था। यह राज्य स्तर पर कार्यरत एक संस्था है। इसे राज्य स्तर पर शिक्षा के विकास और शोध को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह दिल्ली सरकार की एक स्वायत्त समिति, स्वायत्त निकाय है। इसे आप जो याद रखें, ये वर्ड पूछता है, यह दिल्ली सरकार की एक स्वायत्त निकाय है। इसे आप जो याद रखिएगा, यह पूछ सकता है SCERT के बारे में। और यह जो है, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण को विकेंद्रीकरण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत डाइट और PTEC को कंट्रोल किया जाता है। डाइट और PTEC की जो हमने बात किया था, जिला स्तर पे जो टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, इस दोनों का कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो SCERT के हाथ में ही होता है। नेक्स्ट है NCERT, 1961 इसकी स्थापना है। सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई है। वैसे पूर्व की इतिहास की बात करें तो यह जुलाई में ही एक शिक्षा मंत्रालय ने इसे स्थापित करने की बात की थी, परंतु पूर्ण रूप से सितंबर 1961 में स्थापित की गई। यह एक विद्यालयी शिक्षा में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया एक अच्छा योगदान है। यह एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक सलाह के रूप में भी शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारे सलाह देती है और कभी भी शोध को प्रोत्साहित करने का काम करती है। SCERT भी शोध को प्रोत्साहित करने का काम करती है। NCERT मुख्य रूप से देखा जाए तो शैक्षणिक संगठनों को शिक्षा संबंधी सलाह, प्रकाशन सामग्री का पुनर्लोकन, अवलोकन एवं शैक्षणिक प्रचार प्रसार इत्यादि में लगी रहती है। NCERT की सहभागिता हमारे शिक्षण संदर्भ में बहुत ज़्यादा है। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाना और शिक्षा का विकास करना। वर्तमान में इसके निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी हैं और ये 2004 से इनके निर्देशक हैं शायद, तो इसे आप देख लीजिएगा। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी हैं, 2004 से निर्देशक हैं NCERT के और इनकी स्थापना 1961 में हुई थी। अब NCTE के पास आते हैं। वैसे NCERT के और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसे आप विशेष रूप से गूगल पे जाके देख लीजिएगा। इसके और क्षेत्रीय कार्यालय हैं और क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में है। और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली और केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पंडित सुंदरलाल केंद्रीय व्यावसायिक संगठन भोपाल, ये इसके मुख्य सहयोगी संस्था है ये NCERT का। अब हम आते हैं NCTE के पास। NCTE 1995 में स्थापना हुई थी। इनके वर्तमान अध्यक्ष NCTE के वर्तमान अध्यक्ष जो है मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी जी हैं और इनका उद्देश्य, NCTE का उद्देश्य रहा है कि टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसका उत्तरदायी रहा है भारतीय शिक्षा के अंतर्गत टीचर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा विकसित करना
और बहुत सारे जो टीचिंग के कॉलेज है, टीचर एजुकेशन के कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसकी स्थापना, उसकी बर्खास्तगी, उसकी वैलिडिटी, उसकी मान्यता, उसके करिकुलम, उसकी संरचना इत्यादि का देख रेख NCTE के द्वारा ही किया जाता है। NCTE केंद्र और राज्य सरकार को सलाह भी देती है एजुकेशन के क्षेत्र में, और एक घटिया कॉलेज जो अध्यापक शिक्षा को घटिया शिक्षा देती है उसे यह बर्खास्त भी करने का अधिकार रखती है। यह एक संवैधानिक दर्जा इन्हें 1993 में प्राप्त हो गया था 73वें संशोधन से, परंतु पूर्ण रूप से यह 1995 में एस्टेब्लिश मानी जाती है। अब हम UGC की बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूप से जाना जाता है। इसे राधाकृष्णन आयोग के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जा सकता है। इसकी स्थापना 1956 में पूर्ण रूप से मानी जाती है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह हैं, धीरेन्द्र पाल सिंह। उनके वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी हैं। और इसकी स्थापना की बात जो है वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अध्यक्षता में की गई थी। उस समय इनका नाम जो था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। बाद में 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की औपचारिक तौर से इन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नाम दिया गया, और 1956 में इसे संविधान में एक्ट के द्वारा एक्ट बनाकर इसे संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया। इस तरह से इसे वैधानिक निकाय भी कहते हैं या स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं, इसे वैधानिक निकाय भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि UGC से संबंधित ये वर्ड पूछ सकता है, वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बोला जाता है। तो यह पूछा भी जा चुका और पूछा भी जा सकता है। उच्च शिक्षा के हेतु यह 25 संस्थाओं को लगभग ग्रांट प्रदान कर रही है। और 2014 में स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री थी तो उनका AICTE और UGC को समाप्त करके एक हीरा जो हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ रेगुलेशन एजेंसी के नाम से जाना जाता है। ये हमने PDF में दे दिया, आप इसे देख लीजिएगा। तो इसके नाम से कहा था, परंतु यह अभी एस्टेब्लिश है और कार्यरत है, और इसको हटाना एक बहुत बड़ी एक नया विचार होगा, नई दिशा होगी UGC को हटाना या UGC को समाप्त करके कुछ दूसरा एक एजेंसी लाना। फिलहाल जो है हमारा एजेंसी से संबंधित हमारा UGC नेट पूछता है, अतः आप इस पे बेसिक रूप से फोकस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।